जीना तो सीखो, खुद में इंसानियत तो जगाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। परवाज़ में एक और एंगल है जिसमें उनका कुछ डर नजर आता है और मेरे अनुभव से बता सकती हूँ कि ये दर्द बयां करने के लिए खुद के किसी अनुभव की जरूरत नहीं होती। अगर हम में वो सहानुभूति है, हम उतने सेंसिटिव हैं, तो दूसरे का दर्द देखकर भी हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो खुद का ही अनुभव हो। दोस्तों, काफी बढ़ रहा है, हमारे सर है, बहुत से मान्यवर है, तो अंत में 4 लाइनें बोलकर मैं समाप्त करूंगी। न पूछो कि कहाँ से आ रही हूँ, न पूछो कि कहाँ जा रही हूँ, जो पाई थी अपने गुरुजनों से बस वही दृष्टि लेके जा रही हूँ। धन्यवाद। जय भारत। बड़ा साजगर एक परिंदे ने उड़ान सिखाई है। समझते थे खुद को बड़ा साजगर एक परिंदे ने उड़ान सिखाई है। हमें जमीन की कद्र न आई, हमें जमीन की कद्र न आई जनाब, उसने आसमान की बुलंदी दिखाई। देखिए क्या 14 साल की उम्र में इंडिया इज माय कंट्री, और उम्र के इस 36वें पड़ाव में आपका देखने का इस जिंदगी की तरफ नजरिया देखिए। वक्त किसी के साथ नहीं होता, इसीलिए वक्त के साथ जीना भी सीख लो। आगे कहती है, तुम वक्त को खरीदना चाहते हो, आज कल परसों अगले हफ्ते, और कल जब वो नहीं होगा फरियाद करोगे, मौत से पहले जिंदगी जीने की ख्वाहिश करोगे। फरियाद करोगे, मौत से पहले जिंदगी जीने की ख्वाहिश करोगे, मगर वह परवाह नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसकी कभी नहीं की। वो तुम्हारी परवाह कभी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसकी कभी नहीं की। वह काफिर हो जाएगा। उर्दू के शब्द को पकड़कर कहाँ रखना है, नहीं तो मनुवादी असला तर पटकन मस्त म्हणला असता, ही हिंदू विरोधी काफिर शब्द वापरना। उर्दू में काफिर का अर्थ अलग अलग तरह से आता है। काफिर का अर्थ होता है सच्चाई को नकारने वाला, काफिर का अर्थ होता है मुखौटा पकड़ के झूठ बोलने वाला, काफिर का अर्थ होता है तुमको भूल भुलैया में भुलाने वाला। नेहा ने उर्दू पढ़ी, इसने काफिर शब्दों को कैसे पकड़ा? फरियाद करोगे, मौत से पहले जिंदगी जीने की ख्वाहिश करोगे, मगर वह परवाह नहीं करेगा, क्योंकि तूने कभी नहीं की। वह काफिर हो जाएगा, सब मिन्नतें बर्बाद हो जाएगी, सब मन्नतें खारिज हो जाएगी। वह किसी के लिए नहीं रुकता। उसकी इज्जत करना सीख लो, खत्म करो खुद से खुद का ये वक्त का कारोबार। अब जो बचा है उसमें किसी ना सीख लो। लेकिन मेरी आंखों में इश्क, तुम बदमाश हो, लाइन मार रहे हो, तुम झूठे हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी एक इंसान है, तुम्हारे अंदर भी एक इंसान है। क्या करूं, मेरी आंखों में इश्क है। बुद्ध का अत्यधिक भाव, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? खुद के इंसान के प्रति जागृत हो जाना, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? मेरा शहर, इस कविता को बड़ा बारीकी से पढ़िए और आपको बता दें कि इनकी किताबें यहां पर रखी हुई है, आपने खरीदना चाहिए। अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते रहता है 3 स्तर पर। एक व्यक्तिगत स्तर पर, वो खुद, दूसरा सामाजिक स्तर पर, और तीसरा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वो अपने साहित्य का निर्माण करते रहता है। आप नेहा गुरघाटे जी का प्रवास अगर पढ़ोगे तो इसमें एक नेहा व्यक्तिगत दिखाई देगी आपको। जावेद अख्तर साहब ने अपने प्रस्तावना में कहा है कि नेहा टूटकर मोहब्बत करना जानती है, तो उतना ही विद्रोह करना भी जानती है। जावेद अख्तर साहब ने और एक बात कही, आवाज देना बंद हो गया है। वातावरण इतना खराब है कि आवाजें लगाना, आवाजें देना बंद हो गया है। नेहा ने परवाज़ लिखकर आवाज दी थी, व्यवस्था के खिलाफ आवाज दी है, स्त्री मुक्ति के लिए आवाज दी है, गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज दी है,
आपके बिगड़ते हुए रिश्तों के विरुद्ध इंसानियत के लिए आवाज दी। तो इस सदी में आवाज होना सबसे बड़ी बात है। और हिंदी में नागपुर की एक कवित्री आवाज बनकर मुंबई में खड़ी होती है। ये मैं समझता हूं कि हिंदी के फुले आम्बेडकरी साहित्य विश्व के लिए सबसे बड़ी हासिल है। ये सबसे बड़ा निश्चित तौर पर एक साहित्यकार को उसकी वैचारिक भूमिका का होना जरूरी होता है। जो साम्यवाद से आता है वो अपने साहित्य में जहां पर भी उसे मिले साम्यवाद का दर्शन देता है। एक मुस्लिम अगर लिखेगा तो यकीनी तौर पर उसके इस्लामिक समतावाद की बात अपने साहित्य में लाएगा। अगर सिख लिखेगा तो यकीनन सिखिज्म की बात लाएगा, और मनुस्मृति वाला लिखेगा तो यकीनन मनुस्मृति को दर्शाएगा। अभिव्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर एक विचारों को लेकर चलती है। तो जैसा कि डॉक्टर कामरा मैडम ने कहा कि नेहा गोडघाटी की वैचारिक भूमिका इस महाराष्ट्र के वैचारिक महापुरुषों के विचारों पर खड़ी है, फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों पर खड़ी है, लेकिन वो किसी भी धर्म के इंसान से नफरत नहीं करती। ये सबसे बड़ी बात है। और साहित्यकार का सबसे बड़ा यह हासिल होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को उसके धर्म के कोष से बाहर निकलकर उसका अभिव्यक्ति का केंद्र ला सकती है क्या? तो जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि मैंने इसलिए प्रस्तावना दी कि धर्म और जाति से बाहर निकलकर नेहा इंसानों के प्रतिबिंब को अपने काव्य में लाती है, पर वह इंसानों का अक्स है। ये जो बात है ये इस पीढ़ी में नहीं है। आप देखिएगा कि तामगाटे साहब ने एक बात कही कि ऊंचे दर्जे के मराठी के लेखक हो गए, साहित्यकार हो गए। हेमराज जैसे लोग कितनी ऊंचाई पर लिखते हैं हम जानते हैं, लेकिन मराठी में लिखते हैं, इसलिए मर्यादा राज्य की पड़ जाती है। अगर यही लोग हिंदी में होते तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं महाराष्ट्र का हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा होगी, महाराष्ट्र की हिंदी। तो इस महाराष्ट्र में पैदा हुई नेहा ने हिंदी में अपना साहित्य का दर्शन लाकर एक बड़ा काम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किया है। इसका सारे लोगों ने एक मॉडल करके इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं एक बात कहूं, मोहब्बत करती है, किससे मोहब्बत करती है? हैरो वैरो लट्ठू खैरों से मोहब्बत नहीं करती हो। वो आपके अंदर बैठे हुए कृतिशील व्यक्ति से मोहब्बत करती है। वो किसी व्यक्ति के नाम से मोहब्बत नहीं करती। तो क्या कहती है वो? तुम्हारी नजरों में जहां देखना चाहती हूं, तुम्हारी देखिए उसका मोहब्बत का तकाजा किस तरह है कि तुम्हारी नजरों में जहां देखना चाहती हूं, कलम में ख्यालों का मकाम देखना चाहती हूं, और बंजारों की तरह भटके जो अरमा थे उन्हें वजूद में बामका देखना चाहती हूं। और बंजारों की तरह भटके जो अरमा थे उन्हें वजूद में बामका देखना चाहती हूं। यूं की उम्र फानी है, आनी है और जानी है। यूं की उम्र फानी है, आनी है और जानी है, बस तुम्हारे पन्नों की लकीरों में सदा जिंदा रहना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मोहब्बत लोग झाडा झुडकाच्या मागे जाऊन करतात, रेलमध्ये करतात, ट्रेनमध्ये करतात, कुठं कुठं करत नाही। लेकिन नेहा जो मोहब्बत करती है वो तुम्हारे अंदर के कृतिशील सर्जनशील व्यक्ति से करती है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या चाहिए साहित्य से? तो एक 10 कविताओं का पल्ला जो है इनका, ऐसा पढ़ने पर लगता है कि ये मोहब्बत से भरी कविताएं हैं। लिखते रहिए, जिंदा हो तो दिखते रहिए, लिखते रहिए, जिंदा हो तो दिखते रहिए। यूं दुनिया में गूंगों बहरों की कोई किताब नहीं होती, जिंदा तो करोड़ों होते हैं लेकिन बहुतों की जबान नहीं होती। तो आपने जबान दी है नेहा जी,
आपके काव्य का समीक्षण करना कोई आसान बात नहीं है। प्रवास चिड़िया की उड़ान नहीं है, कौवे की उड़ान नहीं है, कबूतर की उड़ान नहीं है। प्रवास उर्दू लफ्ज है और उर्दू लफ्ज की एक खासियत है कि उसका एक अर्थ नहीं होता है। उर्दू लफ्ज की खासियत यह है कि उसके अनेकों अर्थ होते हैं, इसलिए उसे छूने के लिए बहुत सारे लोग डरते हैं कि जो शब्द मैं छू रहा हूं वो यहां पे बैठता है या नहीं बैठता है। मैंने खत भेजा था तुझे, क्या कहा मैंने खत भेजा था तुझे। खत नहीं होता है, वो खत होता है और खत यानी गोबर होता है। मैंने लेटर भेजा था तुझे, अगर उर्दू पता नहीं है तो क्या बोलेंगे? मैंने खत भेजा था तुझे, गोबर भेजा था, क्या होगा? आपने उर्दू चुना तो आपने खत नहीं लिखा, आपने खत ही लिखा। और यकीन जानिए इसके लिए उन्होंने बाकायदा उर्दू के क्लास लगाकर उर्दू सीखा। एक निर्मित क्षण मन को कितना तैयार करना पड़ता है आप सोच सकते हैं कि मैं यहीं से कहीं से छीन छान कर कोई लफ्ज डालूं, ऐसा नहीं। आपको एक बात बताता चलो, जावेद अख्तर साहब जब आए उन्होंने नेहा से कहा कि प्रवास सुनाइए। उन्हें याद देखिए, नेहा ने प्रवास कविता सुनाई। उसके बाद कहते हैं कि ईद सुनाइए। इन्होंने ईद सुनाई। इतना मशहूर, इतना मसरूफ और इतना बड़ा आदमी तकरीबन 45 मिनट तक गुफ्तगू करते रहे और 15 से 16 कविताएं इनकी सुनी। और बाद में कहा कि शब्दों को चुनकर अपनी कविताओं के मर्म को दिखाना ये कोई लेचे पीछे आदमी का काम नहीं है। उसके लिए अंदर से तैयारी लगती है। जो आपने की है आप मुबारक पाक के हकदार हो। उर्दू के शब्दों को चुनना मजाक नहीं है। आत्मसम्मान क्या होता है? नेहा के कविताओं में आत्मसम्मान कैसे दिखता है? हाँ, स्त्री हूं ना मैं महिला हूं ना। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पुरुषी संस्कृति में 4 दीवारें मुकम्मल जिन्होंने की है उनको इसकी प्रवास पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये प्रवास को करना चाहती हैं। लेकिन आत्मसम्मान के साथ ये जो चीज है आपके काव्य में, उसके लिए आपको सलाम है कि आप एक पुरुष के साथ, पुरुषीय संस्कृति के साथ हाथ में हाथ मिलाकर प्रवास करना चाहती हैं, लेकिन उनके गुलाम बनकर नहीं, उनका एहसान लेकर नहीं। तो आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि प्रवास मेरे किसी एहसान की मोहताज रहे। साहित्य का लिखते वक्त आत्मसम्मान का दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए कि आप लिखते हैं कि ठीक है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ना। जब कामड़े जी ने इतने सारी किताबें लिखी तो सुमित जी से मदद नहीं होगी। बगैर सुमित जी के मदद के ये आगे नहीं बढ़ सकती, ये बात सही है। लेकिन इनके बगैर सुमित जी को कौन पूछता है? आत्मसम्मान क्या होता है ना? आत्मसम्मान क्या होता है? तो साहित्य क्या कर सकता है? तो मुझे वो एक किस्सा याद आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कवि दिनकर बड़े अच्छे मित्र थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू दिनकर की मजाक उड़ाया करते थे कि दिनकर साहित्यकार क्या करते हैं या कवि क्या करते हैं, ये 2 लाइन लिख लेते हैं, ये 2 लाइन गवा देते हैं। हमें देखो हम देश चलाते हैं, हमें देखो हम ये करते हैं, हमें देखो हम वो करते हैं। दिनकर खामोश रहे। एक प्रसंग ऐसा आया, 26 जनवरी का दिन था और झंडा बंदन के लिए दोनों आए। पंडित जी का मजाक शुरू था कि दिनकर कवि दिनकर खामोश रहे। दरबार ने आवाज दी कि आइए झंडा बंदन का टाइम हो गया, चलिए। तो पंडित जी आगे और दिनकर जी पीछे। जाते जाते क्या हुआ, झंडा ऊंचाई पर था और पायरियों से चढ़ते जाना था। पंडित जी ने दूसरे पायरी पर कदम रखा, तीसरे पायरी पर रखा और फिसल गए और पीछे गिरने को हुए। दिनकर जी ने पीछे से पकड़ा और कहा कि पंडित जी, इस देश की सियासत जब जब गिरती है साहित्यकार से संभालता है, साहित्यकार उसे संभालता है। अगर साहित्यकार की कलम न हो तो सियासत करने वाला भी गिरेगा और देश की सियासत भी गिरेगी। जो हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं 2014 से 2022 तक आवाजें बंद है, वहां प्रवास की आवाज लगाइए कि जावेद अख्तर साहब की बात को आपको समझना होगा। जिनके पैर जमीन पर है वो आसमान में उड़ेगा।
साला मैं झुकेगा नहीं बोलने वाला कोई भी हो, साला मैं झुकेगा नहीं बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन उसको संविधान के आगे झुकना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को हमें आगे ले जाना है और परवाज में बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचारों का प्रभाव उनके इस कविता में भी हमें दिखाई देता है और वो एक आशावादी व्यक्ति है कि कहीं ना कहीं ये दौर बदलेगा और हम फिर से पूरी अच्छी तरह से हम पूरा स्वतंत्र होकर अपने विचारों को बड़े अच्छे से हम विस्तार में समाज में बोल सकेंगे और आने वाले समय में हम लोग अच्छे कार्य कर सकेंगे। ये जो विश्वास उनके कविताओं से हमें मिलता है वो सब हम सबके लिए एक मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में भविष्य में नेहाताई इसी तरह के साहित्य का निर्माण करेंगे और आप समाज को मार्गदर्शन करेंगे, एक पॉजिटिव विचार देंगे, भगवान बुद्ध बाबा साहब का विचारों का प्रचार और प्रसार करेंगे, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। और अपने भिक्षु के समाज में जहाँ जाकर धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया है और इतना ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं तो वो भारत के बाहर भी जाकर उन्होंने धम्म का प्रचार और प्रसार किया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था चरत भिक्खवे चारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देशेत भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युसानं कल्याणं स अत्तं स व्यंजनं केवलं परिपूर्णं। हे भिक्षुओं, आप धम्म का प्रचार और प्रसार करो। ये जो धम्म है ये बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए है, जो प्रारंभ मध्य और अंत में भी ये धम्म सुख कारक है, इसका आप प्रचार और प्रसार करें। और यही प्रेरणा लेके अशोक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ये भारत से बौद्ध धम्मों को लेके श्रीलंका जाते हैं, वहाँ पर बौद्ध धम्मों को स्थापित करते हैं और संघमित्रा कई महिलाओं को भिक्षुणी बनाती है और अंत तक वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करती है। मित्रों, इसी श्रीलंका से संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ है और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म गया है वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी रही है। महिलाओं ने अपने राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने हर क्षेत्र में, फिर वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शासन प्रशासन हो, साहित्य का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो या खेती का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। और भारत में भी जब तक बौद्ध धर्म था तब तक महिलाओं की बहुत उन्नति हुई है और वो भी आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध युग को स्वर्ण युग नाम से हम जानते हैं, क्योंकि महिला या हर एक व्यक्ति उसमें पूरा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन इस बौद्ध धर्म को जब नष्ट कर दिया गया और फिर से ये मनुवादी व्यवस्था ने इस महिलाओं को पूरी तरह से गुलाम बना दिया और इस गुलाम से बाहर निकलने का काम डॉक्टर बाबा प्रकाशन समारंभालाही मुंबईत होतो। इथे जावेद अख्तर साहेब यांनी जे काही विधानं केली मी ती तपासून पाहिली, कारण की माझा स्वभाव आहे कुणी काही म्हटलेलं ऐकायचं नाही, मी स्वतः तपासलं आणि मला त्यातली मूल्य, साहित्यिक मूल्य म्हणा, त्याहीपेक्षा वैचारिक मूल्य मला जाणवली आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे। एक शब्द, एक मराठी मुलगी, नागपूरकर मुलगी मराठी शाळांमधून शिकून पुढे आली, उर्दू आणि हिंदी भाषेमध्ये आपलं प्रभुत्व जाणवते, त्या कवितांच्या माध्यमातून पुढे आणले आणि जावेद अख्तर सारखा एक चित्रपट सृष्टीतील आणि साहित्य क्षेत्रातील अत्यंत महत्वाचा साहित्यिक कलावंत परवाची दखल घेतो, याचा अर्थ इतका साधा सोपा होत नाही। गुलजार सारख्या कवीची, गीतकारांची अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी वर्ष लागतात।
जावेद अख्तरांची भेट घेण्यासाठी 2-2 वर्षाची वेटिंग आहे मुंबईत. तिथे एका क्षणात एका फोनात कुणाचीही कोणत्याही व्यक्तींची शिफारस न घेता केवळ शब्दांच्या ताकदीवर, शब्दांच्या सौष्ठत्वावर हा प्रस्तावनेचा भाग स्वतःहून कबूल करणे, लिहून देणे, ही ताकद या कवितेची, ही या कवितेतल्या आशयाची आहे, अभिव्यक्तीची आहे. मराठीत इतके दिग्गज कवी कलावंत झाले, त्यांची इथल्या व्यवस्थेने दखल घेतली नाही. अगदी बाबूराव बागुलांनी नेहाजींच्या पहिल्या कविता संग्रहाची प्रस्तावना ज्यांनी लिहिली, मी समीक्षक आहे महाराष्ट्राचा, अगदी माझं विधान मी तपासून घेतो, निक्षून घेतो, ते विधान करतोय तुमच्यासमोर. भारतातला सर्वात उत्कृष्ट दर्जाचा साहित्यिक कोण असेल तर बाबूराव बागुल होते. रवींद्रनाथांच्या कवितेनी सुद्धा काही लिहिलेलं नाही. केशवसुतांच्या कवितेनी जे काही इथला मानवतावाद आणला, त्याच्या कितीतरी पावलं पुढे जाऊन बाबूराव बागुलांनी आपल्याला मानवतेची दिशा दाखवणारं परिवर्तनवादी साहित्य दिलं, त्याची दिशा दिली. त्या बाबूराव बागुलांचं किंवा त्यांचं साहित्य जागतिक पातळीवर नाही केलं, राष्ट्रीय पातळीवर नाही केलं. कारण काय? भाषा, भाषेची अडचण आहे. म्हणून नेहा गोडबोलेंचं राष्ट्रीय पातळीवरती अगदी इथे मराठीपासून झालेला प्रारंभ थेट परवाजने राष्ट्रीय पातळीवरची उडान घेतली. परवाज या शब्दाचा अर्थच तो आहे. त्यांच्या शब्दात बळ आहे, त्यांच्या शब्दांना पंख आहे. आणि हे विहार जाऊन जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरती जाते, तेव्हा मानवतावादाचे अनेक पैलू त्यांची कविता सहज श्रोत्याच्या मनात विरघळत जाणारी असते. म्हणून त्यांचं महत्व. आपल्या नागपूरचे केतन पिंपळापुरे त्यांच्या नवोत्तर कवितांच्या कोणत्याही कवींपेक्षा मराठी साहित्यातले साठोत्तरी असू दे किंवा नवोत्तरी असू दे, कोणतंही तुम्ही नाव सांगा, त्यांच्या कितीतरी पुढे जाऊन प्रतिमा आणि प्रतीकांचं विश्व कवितेत मांडणारा नागपूरकर केतन पिंपळापुरे. त्यांची कविता ही राष्ट्रीय पातळीवर. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ न सोचने से, कुछ न बोलने से आदमी मर जाता. सबसे पहले मैं प्रध्यापक जावेद पाशा इनका शुक्रगुजार करना चाहूँगी. ये मुझे स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाते थे. सबसे ज़्यादा शायद उन्होंने मुझे झेला है. 12 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे सबक दिए जो शायद मुझे आज भी याद है. उन्हें थैंक यू कहने की उनका ही एक शेर पढ़ देती हूँ. हम माहिर हैं आशिया बनाने में, हम माहिर हैं आशिया बनाने में, कह तो तूफानों से कहीं और भी जाए. उसके बाद प्राध्यापक सतीश पौड़े जी जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, स्पेशली गोयल जी जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, संजय गोरखाटे जी जो आयोजन करता है, कीर्ति, थैंक यू सो मच. कीर्ति अपने में ही एक बड़ी कीर्ति है जो MIM से सेक्रेटरी है. ताहिरा जी आपने हमारा स्वागत किया, हमें बहुत बड़ी खुशी है, थैंक यू सो मच. रवि पाटिल जी जो मुझे बचपन से जानते हैं, आज पहचान में नहीं आ रहे, कभी बहुत दूसरे कुछ हुआ करते थे. और मैडम कामले, उन्हें देख के बहुत बहुत खुशी हुई, उनसे मिलके आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. और मेरे प्रिय प्रिय मित्र डॉक्टर भामलाटकर साहब जो स्पेशली मुंबई से यहाँ पे आए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ. और भी बहुत से लोग हैं, डॉक्टर सवरे मैडम
जो ट्रेन लेट हो गई है, फिर भी आज यहाँ पे उपस्थित है। और मुंबई में प्रोग्राम में भी प्रवास में वो आई थी और पूरा वक्त वहाँ पे रुकी और उन्होंने बहुत एंजॉय किया और मेरे परिवार से और सबसे बहुत अच्छी दोस्ती भी कर ली। और भी जो मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, प्राचार्य डॉक्टर धनराजन, डॉक्टर अनिता भुते, प्राचार्य मंगला विजय पाटिल एससीएस हाई स्कूल, प्राचार्य वंदना समृद्ध निपुण विद्यालय, मेरे प्रिय मित्र, मेरे सब फैमिली मेंबर्स, गोठटे परिवार, पाटिल परिवार, अवसरी परिवार जो यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं सभी का नात्यातून वाहणारा शेंबूळ, करतलेलं बालपण, बापाचा पत्ता नसतो, आईच्या गळ्यात काळा धागा नसतो, कुठल्या तरी उच्चभ्रू, उच्च शिक्षित निर्देशक सिग्नलच्या आयुष्यावर चित्रपट बनवतो, मध्यवर्ती कलाकाराला पारितोषिक वगैरे त्या प्रसंगाचं बाजारीकरण होतं। या सगळ्या गोष्टींपासून अजाण ती छोटीची ओढी तिथेच उभी असतात, नव्या जोड्यांची भांडणं मिटणं, लाल दिव्याची वाट। ये वादा तो नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वो तेरा बोलेंगे पर्सनल फेवरेट है और अख्तर साहब की कविता संग्रह से एक पढ़ते थी हूँ, क्योंकि कार्यक्रम में कविता वाचन का अगर मैं भाषण ज़्यादा दूंगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया है। मेरी परवाज़ को आसमां दे दे, मेरी परवाज़ को आसमां दे दे, पर कब मांगे थे उड़ने का हौसला दे। मेरी परवाज़ को आसमां दे दे, पर कब मांगे थे उड़ने का हौसला दे दे। मेरी ख्वाहिशों की तजवीज़ है तेरी जमीन की थोड़ी ऊंचाई दे। मेरे जुनून में ताकतें परवाज है, मेरे जुनून में ताकतें परवाज है, परों को थोड़ा प्यार दे। मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ आसमां में है क्या। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आसमां में है क्या आखिर, और वहां से जमीन पे वजूद की निशानी है क्या। कहते हैं बुलंदी से मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ आसमां में है क्या। मैं भी देखना चाहती हूँ आसमां में है क्या आखिर, और वहां से जमीन पे वजूद की निशानी है क्या। कहते हैं बुलंदी से सब कुछ नजर आता है, कहते हैं बुलंदी से सब कुछ नजर आता है, क्या हकीकत में इंसान छोटा नजर आता है। कहते हैं बुलंदी से सब कुछ नजर आता है, क्या हकीकत में इंसान छोटा नजर आता है। सुना है ऊंचाई से शफाफ दिखाई देता है, हर परछाई का आदम साफ दिखाई देता है। मैंने कब तेरी शख्सियत की छाव मांगी, मैंने कब तेरी शख्सियत की छाव मांगी है, बस पंखों को थोड़ा उछाल दे दे। मैं नहीं चाहती कि परवाज़ मेरी किसी एहसान की मोहताज रहे, मैं नहीं चाहती कि परवाज़ मेरी किसी एहसान की मोहताज रहे। मंजिल मेरी मकाम मेरा रहे, हाँ मंजिल मेरी मकाम मेरा रहे, हाँ दूर दूर जब उड़ूं मैं जमीन पे लौटने का सबक दे दे। अभी छोटे ही सही पंख मेरे हैं, बस कोई आसमान का करी सके। मैं 16 सालों से कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत हूँ, तो मेरे अंदर हमेशा दो इंसान रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ पर्सनैलिटी हूँ, मगर मेरे अंदर दो इंसान रहते हैं, एक कॉर्पोरेट लीडर और एक लेखक। एक कॉर्पोरेट लीडर जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में दबा हुआ है, टारगेट के पीछे भाग रहा है, रैट रेस में फंसा हुआ है। रैट रेस हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार की होती है। और दूसरा जो साहित्य से प्रेम करता है। मेरे मम्मी पापा ने शायद बॉलीवुड की कई पुरानी फिल्में देखी होंगी, जहाँ पे जो लेखक होता है कुर्ता पजामा खादी का पहन के झोला लेके दर बदर पे ठोकरे खाता रहता है, तो मुझे लगा कि शायद इससे कोई बेटी का करियर बन नहीं पाएगा, तो इसे इंजीनियर बना देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि दिमाग एनालिटिकल बन गया और दिल शायर का ही रह गया। क्या बात। पहली बार जब मेरे पहले ऑफिस में मैंने 16 साल पहले कदम रखा, तब बड़ा सत्य, बड़ा सच जाना। वो ऐसा है कि इतने सालों तक जो मेहनत आपने की है, जो पढ़ाई आपने की है, उसका यहाँ कोई काम नहीं है, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अस्तित्व की जंग है, हर कोई बस भाग रहा है। फिर कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग से जना मिलती हैं
अजीब लोगों का काफिला है, अजीब लोगों का काफिला है यहाँ, बस बहते इंसानों का रेला है। अजीब लोगों का काफिला है यहाँ, बस बहते इंसानों का रेला है यहाँ। किसी से किसी को सरोकार नहीं, सांचे में ढला कारोबार। फिर पता चला तरक्की करनी है, नौकरी तो है, चलो अच्छी बात है, फिर नौकरी में तरक्की भी करनी है तो अब क्या करें, सैलरी बढ़ानी है। तो कॉर्पोरेट में तो ऐसा होता है कि जब तक आप डिजिग्नेशन ना तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ती, अगर आपको दूसरी नौकरी करनी पड़ती है, वहाँ का नियम। तो दूसरी नौकरी करनी है, अब क्या करें। तो फिर पता चला नौकरी बदलनी है तो सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री से कुछ नहीं होगा, आपको MBA भी करना। चलो अच्छी बात है, फिर एक नौकरी छोड़ी, फिर MBA किया, फिर बहुत जद्दोजहद के बाद इंटरव्यू उसके लिए, कैंपस इंटरव्यू, प्लेसमेंट के लिए हम लोग पहुंचे। तब मुझे एक और बड़े सच का पता चला। सच तो नहीं कहूँगी, उसे कुछ फ्यूचर ज्ञान कहूँगी जिसका मुझे पता चला। वो ऐसा है कि अगर आप इंजीनियर हो और आप MBA भी हो तो आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हो, किसी भी वर्टिकल में काम कर सकते हो। फिर मैंने सप्लाई चेन को चुना, मगर मेरे अंदर का जो शायर है वो हमेशा इस सांचे में ढले कारोबार से बाहर आना चाहता था, जो 9 to 5, मंडे टू फ्राइडे और वीकेंड की जद्दोजहद जो मेट्रो शहर में हमेशा होती है। आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, बहुत सारी सीरियल में शायद देखा होगा, या फिर जो लोग कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं उनको इस चीज़ का अंदाजा होगा। वो हमेशा इस चीज़ से बाहर आना चाहता था। जो स्लिप पसंद की बात मैं करी थी पहले, थोड़ा टाइम पहले, कि 2 लोग जो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। जब वो सफर शुरू हुआ तो कुछ मेरा जिंदगी का नजारा ऐसा था, मेरे ख्वाब मुझे सोने नहीं देते, मेरे ख्वाब मुझे सोने नहीं देते, आंखें बंद भी कर लूं फिर भी पलकों से ओझल नहीं। मेरे ख्वाब मुझे सोने नहीं देते, आंखें बंद भी कर लूं फिर भी पलकों से ओझल नहीं होते। कुछ तो जिद उनमें भी है, कुछ तो जिद उनमें भी है, और कुछ जुनूनियत मुझमें भी बाकी। हारना मंजूर है मगर कोशिश छोड़ देना जरा। इसी जद्दोजहद में, रोजी रोटी कमाने के रूटीन में एक इंसान जब ना दिखाई देने वाले पिंजरे में कैद हो जाता है, जो एक बेचैन लेखक भी है, और उस पिंजरे से जिंदगी का रंग और समाज का ढंग इन दोनों चीजों को नजदीक से देखता है, तो किस प्रकार की कविताओं का जन्म होता है। वो ऐसा है, ये कौन सी सदी है, ये कौन सी सदी है, ये किस जमाने में जिंदा है हम लोग, ये कौन सी सदी है, ये किस जमाने में जिंदा है हम लोग, जहाँ जहर चेहरे पे इस्तेमाल, जहाँ जहर चेहरे पे इस्तेमाल हो रहा है, शक्ति का प्रयोग औरत के शरीर पे किया जा रहा है। ये कौन सी सदी है, ये कौन सी सदी है जहाँ मुजरिम खुशहाल जिंदगी बिता रहा है, लाखों मकतूल कब्र में सजा काट रहे हैं, करोड़ों मजलूम बचेरे की तारीखें गिन रहे हैं। ये कौन सी सदी है जहाँ आज से रोजमर्रा की बात है, इंसाफ की मांग सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में है, इंसानों का मुखौटा लगाए सब हैवानियत का नकाब ओढ़े हैं। ये कौन सी सदी है? मैं कहाँ महफूज हूँ, मैं कहाँ महफूज हूँ खुद के घर में, मैं कहाँ महफूज हूँ खुद के घर में, सड़कों पर, जिस्म फरोशी के बाजार में, या खुदा तेरे दरबार में। इस सवाल का जन्म लेना क्या विकास की निशानी है? ये कौन सी दुनिया का निर्माण हो रहा है? खून से रंगी हुई सड़कें हर बात खामोश गवाही देती है, हमारा कसूर क्या है, यही बेसमझ सवाल करती है। आज मैं जहाँ से देख रही हूँ, आज मैं जहाँ से देख रही हूँ, वहाँ से सब कुछ धुंधला सा नजर आता है, एक एक चीज बेहुनर सी। ऐसी तो मेरी दुनिया नहीं थी, ऐसी तो मेरी दुनिया नहीं थी, ऐसा मेरा शहर, मेरा गांव नहीं था, ऐसा मेरा देश नहीं था। फिर ये कौन सी जगह? और अब जब आज के दिन मैं खुद को मुड़ के देखती हूँ, एक स्कूल में पढ़ने वाली बेटे लड़की को मिलती है, जो हमेशा अनदेखे संघर्ष में जूझती रहती है, बहुत से सवाल और उन सवालों के जवाब ढूंढता हुआ पाता। 12 या 13 साल की उम्र में जब ये बातें तकलीफ दें कि मंदिर और मस्जिद में जाने वाले लोग अलग अलग क्यों होते हैं, या फिर गीता कुरान बाइबल पढ़ने वाले लोग अलग अलग भाषाएं क्यों बोलते हैं, भगवान खुदा गॉड, इन नामों का मतलब क्या है, ये सब बातें जब तकलीफ देती है, तब इंडिया इज माय कंट्री जैसे कविता संग्रह का जन्म होता है।
14 साल की उम्र जब दिखती है तब वो परिपक्व ना होकर कुछ इस तरह आंखों का हाल बयां करती हैं। भक्ते मंदिर आणि मस्जिद यामध्ये रस्त्यांवरची मरणांतक शांतता, ये इंडिया इज माय कंट्री की कविता है। भक्ते मंदिर आणि मस्जिद यामध्ये रस्त्यांवरची मरणांतक शांतता, हृदय तेव्हा थरारून जाते, बघताना ते सारं मन धरून येते। हृदय तेव्हा थरारून जाते, बघताना ते सारं मन धरून येते। पडतो विचार कधी कधी कसले येतील जगणे, पडतो विचार कधी कधी कसले येतील जगणे, आपल्यापेक्षा तर पक्षी बरे, कधी मंदिरावर तर कधी मस्जिदीवर। मैंने दुनिया के कई हिस्सों में सफर किया है और अपने ही देश में बहुत जगहों पे सफर किया है। हर जगह मुझे अपनी नई पहचान का अनुभव हुआ। कई लोगों ने यूरोप में मुझे यूरोपियन कहा, अमेरिका में मुझे इंडियन कहा, सिंगापुर में मुझे एशियन कहा। दुबई में जाती हूँ तो कहते हैं कि उर्दू बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, क्या पाकिस्तानी हो? दिल्ली जाती हूँ तो कहते हैं कि उत्तर भारतीय हो। मुंबई में रहती हूँ तो कहते हैं तुम गुजराती दिखती हो। केरला में लोग मुझे पंजाबी कहते हैं और चेन्नई में तमिलियन कहते हैं। माथे पर बिंदी लगा लो नहीं तो तुम मुसलमान लगती हो। मुंतजिर हूँ कि कोई आके मुझे एक बात कह दे कि तुम एक बेहतरीन इंसान हो। लेकिन जब हम अपने शहर होते हैं तो देश छोड़ के घर तो वापस आना ही पड़ता है। जब हम अपने शहर में होते हैं, अपने गांव में होते हैं, तो देखिए 14 साल की लड़की का मन माझे माणूस म्हणून सिद्ध होण्यासाठी त्यांनी पुरावे मागितले। माझे माणूस म्हणून सिद्ध होण्यासाठी त्यांनी पुरावे मागितले। जास्त नाही, एका पानाचे कास्ट सर्टिफिकेट। माझे माणूस म्हणून सिद्ध होण्यासाठी त्यांनी पुरावे मागितले। जास्त नाही, एका पदाचे कास्ट सर्टिफिकेट म्हणाले। माणूस पण सिद्ध होण्यासाठी आज अशीही एक वेळ आली। माणूस पण सिद्ध होण्यासाठी आज अशीही एक वेळ आली। माणूस ती एवढी सर्टिफिकेट कामी। माणूस पण सिद्ध होण्यासाठी आज अशीही एक वेळ आली। माणूस ती एवढी सर्टिफिकेट कामी येऊ लागली। त्यांच्या या वर्तनावर नवल वाटायची गोष्टच नव्हती। त्यांच्या या वर्तनावर नवल वाटायची गोष्टच नव्हती। मी म्हणाले मी तुम्हाला कास्ट सर्टिफिकेट देते, मी म्हणाले मी तुम्हाला कास्ट सर्टिफिकेट देते, पण मला पुराव्यादाखल माणूस पण प्राप्त करायची पावती। माझे माणूस पण सिद्ध होण्यासाठी त्यांनी पुरावे मागितले। माझे माणूस पण सिद्ध होण्यासाठी त्यांनी पुरावे मागितले। जास्त नाही, एका पानाचे कास्ट सर्टिफिकेट मिळाले। माझे माणूस पण सिद्ध होण्यासाठी त्यांनी पुरावे मागितले। जास्त नाही, एका पानाचे कास्ट सर्टिफिकेट म्हणाले। माणूस पण सिद्ध होण्यासाठी आज अशीही एक वेळ आली। माणूस पण सिद्ध होण्यासाठी आज अशीही एक वेळ आली। माणूस की एवढी सर्टिफिकेट कामी केली। त्यांच्या या वर्तनावर नवल वाटायची गोष्टच नव्हती। मी म्हणाले मी तुम्हाला काल सर्टिफिकेट देते, पण मला पुराव्यादाखल माणूस पण प्राप्त झाल्याची पावती हवी। मला पुराव्यादाखल कुछ और सोच लो। मैंने कहा मुश्किल है तो यही करते हैं, दूसरा और कुछ करना ही पड़ेगा। फिर बहुत जद्दोजहद के बाद और बहुत परिश्रम के बाद या फिर सर्च के बाद मुझे जावेद साहब का नंबर मिला। मैंने उन्हें फोन किया और सरप्राइजिंग बात यह है कि पहली ही बार में उन्होंने मेरा फोन उठाया। उन्होंने कहा मैं नेहा गोड़काटे बोल रही हूँ और मैंने एक किताब लिखी है परवाज़ और मैं चाहती हूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं चाहती हूँ, मैंने कहा ये मेरा ख्वाब है कि आप मेरे लिए प्रस्ताव करें। उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो कुछ सेकंड चुप रहे। परवाज़, हाँ टाइटल तो अच्छा है, तुम लिखती हो ये अच्छी बात है, मगर क्या तुम पढ़ती भी हो? फिर मैंने बचपन से लेकर अब तक जितना भी साहित्य पढ़ा था उन्हें बताया। फिर उन्होंने कहा कि नेहा तुम्हारी किताब मुझ तक पहुंचा दो, मैं इसके ऊपर जरूर लिखूंगा। मैंने बचपन से अब तक बहुत अलग अलग लेखकों को पढ़ा है,
अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ी है, बिजनेस मैनेजमेंट, स्कूल की किताबें तो हम पढ़ते ही हैं, मगर उसके साथ भी मैंने बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं। अन्ना नौसार के नसीब मनस्क्रीम, अमृता कीर्तन, सागर विज्ञान विजय से लेकर मैंने 14 साल की उम्र तक पढ़ी है। फिर पता जब सबकर तैयार हो गए, फिर दूसरा सवाल था इसे प्रकाशित करना है, अब क्या करें। फिर वापस जावेद साहब को हमने फोन किया, कभी वो सफर कर रहे थे, लंदन में थे, कभी लॉस एंजलिस में थे, ट्रैवल कर रहे थे, फिर फोन पे बात नहीं हो पा रही थी, बट मैं उनके साथ फॉलोअप करती रही। फिर एक दिन उन्होंने फोन उठाया, बोलते नेहा बेटा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 1 तारीख को वापस आऊँगा, जैसे वापस आऊँगा तो मुझे फोन करना, उसके बाद तुम जो बोलोगी हम कर देंगे। उस दिन मैं समझ गई थी कि मेरे फोन से बहुत व्यतीत हो गए होंगे, बट उन्होंने अपना वर्ड रखा और परिवार को प्रस्ताव देने के साथ साथ उन्होंने उसका प्रकाशन भी किया और उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया। उसी की तस्वीर मेरी कविताएं। अब इसमें साहित्यिक मूल्य कितना है? Happening everything in a way. Happening everything in a way. Playing stories with glitter away to win in a frozen and frozen way. To have an exciting day every day. To have an exciting day every day. To win in a frozen and frozen way. Nugging along with honor time. Nugging along with honor time. Crushing the apples which are mine. Oh, you can crush mine, but not my words. Nugging along that what you want. Happy every day to see the sky. Happy every day to see the sky. Sad every day to see the bar. Growing roses in the richest evening. Growing roses in the richest evening. For the owning and wearing. To the master of feel of feeling. To the master of feel of feeling. Match then for tigers aware. Match then for tigers aware. To bear and rising in starving wear. To bear and rising in starving wear. To have a starving curve. To have a starving curve. Because of the blazing sun curve. Because of the blazing sun curve. Ora and current to the bait to the height of lane. Anchor in the cricket world fluid. Anchor in the cricket world fluid. Go in the plugging fluid. Curve your hand and use digging your happiest day movement. Digging your happiest day movement. You nervous, you feel dead moment. You nervous, you feel dead moment. क्या बात है, क्या बात है। मैं एक मांग करता हूँ दुनिया योगा के लिए। यह देकर नेहा जी का सत्कार किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग तालियों से उनका स्वागत करें। परवाज इस हिंदी कविता संग्रह से हिंदी साहित्य जगत में अपना दमदार कदम रखने वाली कवयित्री नेहा गोरघाटी, इनका मैं स्वागत, अभिनंदन और सत्कार करता हूँ और नेहा जी की शान में कुछ लाइनें पेश करता हूं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। महज 14 साल की उम्र में इंडिया इज माई कंट्री यह अंग्रेजी शीर्षक वाला मराठी कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था नेहा जी का। और कुछ ही दिन पहले जाने वाले गीतकार साहब जावेद अख्तर साहब, जावेद पाशा जी, इनके हस्ते और उपस्थिति में परवाज इस हिंदी कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। और फक्र की बात यह है कि इस परवाज को प्रस्तावना भी दिए साहब जावेद अख्तर साहब ने। जावेद अख्तर साहब इस किताब की प्रस्तावना में लिखते हैं, शॉर्ट में बयान करूंगा मैं। अख्तर साहब की लाइनें हैं, पिछली 1-2 पीढ़ियां जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अनजाने में एक गलती कर बैठे। दुनिया और दौलत तक पहुंचने के लिए हमने भागकर उस स्टेशन को जाती हुई गाड़ी तो पकड़ ली,
मगर जल्दी जल्दी में हमारा कुछ सामान प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। यह सामान था साहित्य, कला, संस्कृति और हुआ यूं के यह धरोहर जो हमें हमारी पिछली पीढ़ी ने सौंपी थी, हम अपनी अगली पीढ़ी को दे न सके। मैं सलाम करता हूँ इस नई पीढ़ी को जो हमारी किसी मदद के बिना इस धरोहर को ढूंढ रही है और आहिस्ता आहिस्ता पा रही है।